गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी। होमवर्क हो गया थर्मोडायनेमिक्स का? प्लीज टेल बेस्ट टाइम टू रिवाइज द नोट्स। बेटा, हर टाइम अच्छा है रिवाइज करने के लिए। हर समय अच्छा है रिवाइज करने के लिए। तुम तो बस रिवीजन करो। टाइम मत देखो किस टाइम पर करना है, जब टाइम मिले तब रिवीजन करो। जितनी बार टाइम मिले उतनी बार रिवीजन करो। उतना अच्छा होगा, उतनी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा। और अपना आउटपुट मैक्सिमाइज करो। लिमिट कुछ भी नहीं है पढ़ने की। देर इज नो लिमिट कि यार इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, नहीं। आप अपना 100% दो। जितना कर सकते हो मैक्सिमम करने की कोशिश करो। ये ध्यान रखो। ठीक है। चलो जी। तो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं जी। ठीक है। तो क्या था होमवर्क? S1 और O1 है ना? चलिए, एक सेकंड को भैया देना। बोलिए, O1 में डाउट्स बोलिए। O1 में मैंने कहाँ से कहाँ तक दिए थे आप लोगों को? 1 से लेके, मुझे जहां तक याद आ रहा है, 1 से लेके कुछ 23 तक है ना? 1 to 10 में कोई डाउट? फिफ्थ में डाउट है? बेटा, मोस्टली सॉलिड जब वर्क डन का साइन क्या होता है? वर्क डन अगर एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। अब आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। ये एक्सपांशन है या कंप्रेशन है? आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। O1 में ये एक्सपांशन है या कंप्रेशन है? आप सबको पता है पानी ज्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू आइस, तो यहां पर ये कंप्रेशन हो रहा है। और कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। लिक्विड वाटर ज्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड वाटर। और बिस्मिथ, ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कंप्रेशन होता है, बाकी सभी जगह पर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो एक्सपांशन होता है। फिफ्थ का आंसर क्या दे रखा है? फिफ्थ का आंसर यहां से देख लेना, अगर पीछे कुछ और दे रखा हो तो पॉजिटिव कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट। 10 तक देखो बेटा, एक तो क्वेश्चन पूछने का तरीका समझ लो। जब पूछा बोला गया 10 तक तो 10 तक ही पूछो। ये बार बार डिस्टर्ब मत करो। अगर 10 तक बोला है तो 10 तक पूछो, बीच में दूसरे मत लिखो। क्या इतना नहीं समझ में आता? या 10 तक काउंटिंग नहीं आती अपने को?
सिक्स्थ बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ में आई थिंक पहला वाला प्रोसेस है, उसमें तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट है। वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, पी वी से वो 2p और v में जा रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0। दूसरे वाले केस में v2 2v एट कांस्टेंट प्रेशर p, तो इसका वर्क डन -pv। चलो आगे बढ़ो, देख लो बेटा, सब साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट हद हो गई, हद हो गई भाई। सब पूछ लो बेटा, सब पूछ लो, थर्ड भी पूछ लो, थर्ड भी पूछ लो बस। हम्म। फिफ्थ ऑलरेडी बता चुका हूं, वो भी पूछा जा रहा है अभी तक मेरे से। फिफ्थ ऑलरेडी जो बता चुका हूं वो भी पूछा जा रहा है। अनीशा जी देखो यार, किसी को मजबूर मत करो कि वो कुछ उल्टा सीधा बोले। गॉट इट। चलो अब आगे बढ़ रहा हूं, और एक छोटी सी चीज बता दूं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, किसी सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, मेल्ट करने के लिए, वेपराइज करने के लिए हीट तो देनी पड़ती है ना। पानी को वेपर में कन्वर्ट करना, हीट देनी पड़ती है। आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता, हीट देनी पड़ती है सिस्टम को। इट इज सिंपल कॉमन सेंस। मुझे हीट देनी पड़ेगी, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। आइस हीट एब्जॉर्ब करके, सन की हीट जो आ रही है उसे एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी हीट दे रहा हूं तो क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसका उल्टा, यानी सॉलिड लिक्विड में सीधा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हीट देनी पड़ती है, और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हीट रिलीज होती है। अब यहां पर देख लो क्या हो रहा है, अगर फ्रीजिंग है तो हीट रिलीज होगी, मेल्टिंग है तो हीट देनी पड़ेगी। यहां फ्रीजिंग है इसीलिए क्यू नेगेटिव। नेक्स्ट नाइन्थ, एट्थ बड़ा सिंपल है, कर लो, आगे बढ़ो। टेंथ, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं बता रहा हूं। बहुत आसान है। Work done by this system is 300 when 100 calorie heat is supplied to it. The change in internal energy, फॉर्मूला लगाओ, सब आंसर आ जाएंगे। बस ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 11 में एक कैलोरी में है और दूसरा जूल में है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक कैलोरी में है और एक जूल में है। मैं कन्वर्जन बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्यू दे रखा है 200 किलो जूल। वर्क डन जो होता है P वर्सेस V, वर्क डन एरिया अंडर दी कर्व जो है वो वर्क डन के बराबर होता है। तो
तो इसका एरिया अंडर द कर्व आपको निकालना है टोटल, दैट विल बी द वर्क डन। तो यहां पर ये 1 मीटर क्यूब, ये 2 मीटर क्यूब, ये 1 बार और ये 2 बार, इसका एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा वो आपको निकालना है। तो ये तो एक तो पूरा ये वाला एरिया, और ये कितना आ जाएगा 1 × 1, तो ये एरिया तो हो गया 1, ये बार में ये मीटर क्यूब में, तो इसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 पास्कल 10⁵ और ये कितना हो जाएगा 1/2 × 1 × 1, फिर से वही 10⁵, तो टोटल कितना हो जाएगा भैया, इसको लगाना है। इससे आंसर निकाल लो इसका। तो ये हो गया 100 kJ और ये हो जाएगा 150 kJ। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, यहां से केवल मैग्नीट्यूड आएगा, यहां से मैग्नीट्यूड आएगा और वो आ जाएगा 250 kJ। नहीं सॉरी, ये 150 थोड़ी होगा, 50 होगा, 50 kJ। तो टोटल वर्क डन आ गया 150 kJ। लेकिन ये एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, यानी -150 kJ। डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू हीट कितनी दी 200 kJ। सिस्टम ने कितना वर्क डन कर दिया 150, Q प्लस W, तो आंसर आ गया 50 kJ। क्वेश्चन नंबर 15। फोर्टीन का आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, तुम एक तो ना किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर गलत बोलोगे तो तुम लिखो कि इस गलत पूरा सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर करेक्ट आपका आंसर जो आ रहा है और दे ये रखा है, ऐसे लिखो। क्वेश्चन नंबर 15 सी आ रहा है, बी दे रखा है, 13 में ए आ रहा है, दिल्ली दे रखा है, पूरी लाइन लिखो। आधा अधूरा मैं पहले से बोल रहा हूं, आधी अधूरी बात बिल्कुल मत लिखा करो। ऋषि एट्थ ऑप्शन में डिफरेंस है, एट्थ ऑप्शन में डिफरेंस है, डी यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या तो लिखो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू।
क्वेश्चन नंबर 9 में 900 आ रहा है और 300 दे रखा है। बेटा 300 ही आ रहा है। सिस्टम ने वर्क किया तो क्वेश्चन नंबर 9 में वर्क डन नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में सिस्टम ने वर्क डन किया तो वर्क डन नेगेटिव ही होगा। अच्छा, मुझे जल्दी से देख के बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पीछे क्या दे रखा है? आगरा ही दे रखा है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आंसर, कुछ फर्जी लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं कि आंसर क्या दे रखा पीछे। आगे बढ़ो। बोलिए, आगे बोलिए। 23 तक। 16। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो एनसीवी डेल्टा टी वाले फॉर्मूले नहीं लगते हैं। अगर केमिकल और फेस चेंज हो रहा है तो ये वाले फॉर्मूले तो आप यूज नहीं कर सकते हो। अब यहां पर फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फ्रीजिंग हो रही है, लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। और कितने मोल्स? एन मोल्स। तो इसको फ्रीज यानी मेल्टिंग अगर हो रही है तो हीट देनी पड़ती है, इसे हम बोलते हैं फ्यूजन। तो यहां पर अगर मेल्टिंग हो रही तो इतनी हीट देनी पड़ेगी, तो फ्रीजिंग के केस में इतनी हीट रिलीज होगी। और अगर वो एन मोल्स है तो एन टाइम्स कर दो इसका। इतना सही करना था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18। क्यू वी दे रखा है, मतलब क्यू पी दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है? डेल्टा एच कितना? -28। क्यू वी मतलब डेल्टा यू निकालना है। फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्ट। अब यहां पर P1 V1 P2 V2 तो नहीं दे रखा है, तब P1 V1 P2 V2 नहीं दे रखा है, तो फिर ऑप्शन क्या बचता है केमिकल रिएक्शन के केस में? डेल्टा NGRT। और यहां पर QP दे रखा है -28 किलो कैलोरी। डेल्टा U निकालना है, डेल्टा NG कितना होगा? तो जो रिएक्शन दे रखी है ट्वाइस एक्स सॉलिड प्लस ट्वाइस वाई सॉलिड ट्वाइस सी लिक्विड प्लस डी गैस। ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी लिक्विड है, तो इसका डेल्टा एनजी कितना हो गया? 1 इंटू आर। सिंस ये किलो कैलोरी में है तो ये भी कैलोरी में कितना यूज कर लेंगे? 2। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस 300। सिंस ये किलो कैलोरी में तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। बोलो जी बोलो, कहां प्रॉब्लम है? सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहां लिख रहा हूं मैं, -28 इक्वल्स टू डेल्टा यू
प्लस 0.6, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू -28.6। कोई पूछा सर वर्क डन और हीट सप्लाइड में क्या डिफरेंट है? बेटा रसगुल्ले गुलाब जामुन में डिफरेंस होता है। ये भी दो अलग अलग टर्म है, वर्क डन अलग है, हीट अलग है। हीट सप्लाइड अलग चीज है, वर्क डन अलग चीज है। अब 17 भी बता दो बेटा। तुम कुछ पढ़ो ही मत बेटा। क्यों मेहनत कर रहे हो? रहने दो बेटा, एग्जाम में पेपर आएगा ना तब मेरे को फोन करना। एग्जाम हॉल में जाना, पेपर आ जाए तब मेरे को फोन करना, सर ये क्वेश्चन आया इसका आंसर बता दो, मैं बता दूंगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, C2H4 प्लस HCl C2H5Cl। इस क्वेश्चन का डेल्टा एच दे रखा है -72.3 किलो जूल पर मोल। ये दिख रहा है ना डेल्टा एच यहां पर? हाँ, निकालना क्या है अब हमें? डेल्टा यू निकालना है पहले तो, और दूसरा अमाउंट भी एक एक मोल रिएक्ट नहीं कर रही, तो पहले एक काम करो, डेल्टा यू निकालना तो जिस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है उसी का डेल्टा यू निकाल लो। हाँ, उसके लिए ये चेक कर लो इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो यहां से डेल्टा एच -72.3 डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी -R 8.314 डेल्टा एन जी आर टी। टी की वैल्यू कितनी हो गई? 300 डिवाइडेड बाय 1000। और यहां पर अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आर की वैल्यू क्या लेवें, क्योंकि ये सब किलो जूल में, तो ये भी एग्जैक्टली वैल्यू 8.314। यहां से डेल्टा यू आ जाएगा। कैलकुलेशन अगर है तो करो, क्योंकि जेई में भी कैलकुलेशन आती है। जब तक नहीं दे रखा है कुछ भी सिंप्लीफिकेशन, आर की वैल्यू हम 8.314 ही यूज करेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगता है कि सारे ऑप्शन दूर दूर है तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, इसको 25/3 ले सकते हो, बट ऑप्शन ऐसा तभी करोगे जब ऑप्शंस दूर दूर है। ये डेल्टा यू आया, लेकिन ये डेल्टा यू कब आया? जब इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। जब इसका 1 मोल और इसका 1 मोल रिएक्ट करा तो उसका डेल्टा यू आ गया। अब क्वेश्चन में चेक करो राइट नाउ किसके कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो HCl के 2 मोल है, HCl के 2 मोल है, और इसके जो मोल्स हैं C2H4 के वो कितने हैं? 70 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास 28, यानी डेफिनेटली ये तो ज्यादा है। लिमिटिंग कौन है? HCl। HCl पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो यहां से कह सकते हो 2 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा यू। अब इसके कितने मोल्स के लिए करना है? 2 मोल, तो ये डेल्टा यू जो आपने यहां से निकाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। बेटा नवीन, मेरे 10 डाउट बताने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो सब क्लास में बता चुका हूं। तो अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो डाउट्स केवल हर एक क्वेश्चन का डाउट पूछने से जेई की तैयारी नहीं होती। जो क्लास में कर चुका हूं, टीचर एक तरह का क्वेश्चन एक ही बार बताएगा, 2 बार नहीं बताएगा। बेटर है कि बहुत अच्छी तरह से सुनो जब क्लास में डिस्कशन हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 22 में एक अच्छी बात क्या है, डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों ही बराबर है क्योंकि उसका डेल्टा एच ही जीरो है। क्वेश्चन नंबर 22 में डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा एच ही क्या हो गया उसका जीरो। हाँ, लेकिन अब आंसर आपको एक मोल के लिए नहीं देना है, आंसर आपको जब तीन तीन मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ऊपर जो आंसर दे रखा है वो एक मोल का है, तो एक मोल का लिए आंसर 185 है, तो 3 मोल्स के लिए इतना आंसर हो जाएगा। चलिए अब S1 पर आ जाते हैं। बहुत सारे बता दिए मैंने। S1 में बोलिए 1 से लेके 5 तक। S1 में बोलिए 1 से लेके 5 तक। क्वेश्चन नंबर 2 में ये एंट्रोपी और ये मैंने लिखवाया हुआ आपको। अब अच्छा, एंट्रोपी के बारे में नहीं पता होगा। एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन होती है, आगे समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक ऑप्शन है एंट्रोपी, ये आगे समझ में आ जाएगा, ये भी एक स्टेट फंक्शन है। अभी लिख लो, बाद में समझ में आ जाएगा। थर्ड में कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज मैं बता दूं आपको, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, बाकी सब पाथ पे डिपेंड करता है। अच्छा, और भी है, सॉरी, और भी है, मैंने जंप कर दिया। प्रेशर स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, यानी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, पाथ फंक्शन, हीट, वर्क, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी दोनों ही जो है, हीट कैपेसिटी दोनों ही पाथ फंक्शन है, मोलर हो या स्पेसिफिक हो। क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे वापस आपको साइन बताना, अभी जस्ट बताया मैंने, हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, अभी जब एक्सपांशन और कंप्रेशन केवल ऐसे देखो, एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 के डेली ऑप्शन में बता देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इससे बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2। अब खुद सोचो, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा? CO2 गैस बन रही है तो बनी बढ़ ही रहा होगा, एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट, 10 तक डाउट? 10 तक बता चुका हूं बेटा, फोर्थ का फोर्थ बता चुका हूं, थर्ड नहीं बता रहा हूं। थर्ड में केवल फॉर्मूले लगाने हैं आपको।
क्वेश्चन नंबर 5 में वर्क डन निकालना है, माइनस पी एक्सटर्नल, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, फाइनल वॉल्यूम दे रखा है 1.1 लीटर, प्रेशर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्ड लिखा हुआ है साइक्लिक। एक्चुअली साइक्लिक मतलब घूम फिर कर वापस वहीं पर आ गया। अगर घूम फिर कर कोई वहीं पर आ जाता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। तो घूम फिर कर मैं वापस वहीं पर आ जाऊंगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी डेल्टा यू जीरो। तो क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो। अब उसमें क्या हुआ, बहुत सारी स्टेप्स है। उसने पहले 20 जूल कैलोरी एब्जॉर्ब की, बाद में 60 जूल लूज की पूरे प्रोसेस में। लेकिन अब अगेन वही प्रॉब्लम है, 20 कैलोरी, इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो 20 इंटू 4.2, तो ये हो जाता है 84 कैलोरी, सॉरी 84 जूल। इतनी तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। रिजेक्ट कितनी कर रहा है, वापस 60। इतनी एब्जॉर्ब की, रिजेक्ट कितनी की 60, तो नेट क्यू कितना आ गया 24। ये क्यू नेट कह सकते हो, क्यू टोटल कह सकते हो, इक्वल्स टू 24। यानी इस क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 24। तो क्यू प्लस डब्ल्यू जीरो, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, यानी -24। दिव्यांशु, थोड़ी देर पहले कुछ बोला था, तुम्हें समझ में आया या नहीं समझ में आया? मैंने क्या बोला था, जिसका आंसर गलत हो क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर इसका ये आंसर है, आ ये रहा है। तुम्हें वो बात समझ में आती है? नहीं समझ में आती तो ये क्या समझ में आएगा? नहीं समझ में आए ना तुम्हें? क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन। ये वर्क डन आया है। अगर कोई पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन, तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 24। चलो मैं देख रहा हूं, जो काम के होंगे वो पढ़ूंगा। कुछ लोग बहुत फर्जी है ना, क्या करो। तुम्हें नहीं पता यहाँ कितने मैसेज आते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूं मैं। स्टेट फंक्शन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम अलग अलग पाथ से बी तक जा रहे हैं, ए से बी, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, एक और पाथ भी है ए से बी तक जाने, यानी ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन किसी भी पाथ से जाओ,
ए से बी तक आप किसी भी पाथ से जाओ, इंटरनल एनर्जी में चेंज तो उतना ही होगा। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, जब हम ए डी बी पाथ से जा रहे हैं, ए डी बी पाथ, नहीं ए सी बी पाथ से, तो सिस्टम कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, 80 किलो जूल। और वर्क डन कितना कर रहा है, सिस्टम कर रहा है -30 जूल, किलो जूल नहीं है यहां पर, जूल ही है। सिस्टम कर रहा है इसीलिए -30। देखो लैंग्वेज को पढ़ो, वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लैंग्वेज से समझ में आएगा। सिस्टम डज, सिस्टम कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, माइनस सिस्टम ने इतनी लिखा हुआ है 80 जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, ये प्लस क्यू पता चल गया, वर्क डन पता चल गया, तो यहां से डेल्टा यू आ जाएगा 50 जूल, यानी डेल्टा यू जो है वो 50 जूल ही रहेगा। अब आप किसी भी पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट, हाउ मच हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम अलोंग द पाथ ए डी बी। अब इसकी बात हो रही है ए डी बी, डेल्टा यू तो वही रहेगा 50, ए डी बी पाथ का वर्क डन -10, तो फिर से फर्स्ट लॉ लगा दो, Q इक्वल्स टू डी यू माइनस डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा 50 + 10 यानी विच इज 60। फिर क्या पूछा है, when the system is returned from B से A path along the curved path, the work done on the system, इसका वर्क डन कितना दे रखा है 20 जूल। अब वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि सिस्टम पर वर्क हो रहा है। डज द सिस्टम एब्जॉर्ब और लिबरेट हीट, तो देखो इसका W आ गया, डेल्टा यू उल्टा पाथ हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, इसीलिए मैं इसको -50 कर दूंगा। तो इस कर्व्ड वाले पाथ के लिए, फॉर कर्व्ड पाथ, Q इक्वल्स टू डेल्टा यू -W, ये -50, ये W20, ये हो जाएगा -70। देन इसका थर्ड पार्ट, अब मैं आ रहा हूं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में यहां से यहां और यहां से यहां टोटल डेल्टा यू पता है 50। अब मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, ध्यान रखना। तो इस पाथ का केवल ए से डी का डेल्टा यू दे रखा है 40, तो यहां से यहां का डेल्टा यू कितना हो जाएगा 10, ये 40 तो ये 10, क्योंकि टोटल कितना आना चाहिए 50। और ध्यान रखना यहां पर ये लाइन बनी हुई नहीं है, ये पीवी डायग्राम है, ध्यान रखना ये पूरा जो कर्व वो पी वर्सेस वी पर है, तो यानी यहां पर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका वर्क डन हो गया 0। तो ए डी बी पाथ में जो वर्क डन है -10, वो ए से डी में ही हो रहा होगा, यहां से यहां हो रहा होगा। तो इस पाथ का क्यू पता है, डेल्टा यू पता है, इस पाथ का क्यू और डेल्टा यू पता है, इस पाथ का डेल्टा यू और वर्क डन पता है, इसका भी डेल्टा यू और वर्क डन पता है, यहां से भी क्यू निकाल लो, यहां से भी क्यू निकाल लो। मोहित क्वेश्चन को आंसर अटेम्प्ट करो, पहले आंसर निकालो, सही आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो देखो कहां गलती हुई है। इसमें कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 12 में?
इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0, तो ए डी बी पाथ में जो टोटल वर्क डन हो रहा है -10, यहां से यहां तक तो 0 है, तो वर्क डन यहां से यहां का होगा। कहां तक दिया था मैंने इसमें आप लोगों को? कहां तक दिया था? क्वेश्चन नंबर 8 में वो ठीक है, कोई नहीं, हो थोड़ा बहुत डिफरेंस आर की वैल्यू पर डिपेंड करता है, चलेगा। 18 तक और बोलिए, डाउट बोलिए इधर। 15, 16, 17, 18, 13। क्वेश्चन नंबर 14, ये बता देता हूं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन नंबर 14 मार्क कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये आइडियल नहीं, नॉन आइडियल गैस है। डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एच निकालना है, वैसे ज्यादा कुछ बचा तो है नहीं, नॉर्मल ठीक है। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1, इतना ही करना है। P1V2 NR डेल्टा T से नहीं करोगे, 30 एटमॉस्फेयर लीटर। P2V2 कितना हो गया? 20 माइनस 6, ये भी एटमॉस्फेयर लीटर। ठीक, आसान ही है, सॉरी 14 तो आसान है भाई। थर्टीन बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में हीट दे रखी है 180 किलो जूल। हीट दे रखी है 180 किलो जूल, ये किस कंडीशन पर है? एट ए प्रेशर 1 बार, यानी ये क्यूपी है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एच। अच्छा क्वेश्चन है, बता देता हूं। डेल्टा एच तो पता चल गया, पता क्या करना है? डेल्टा यू। चाहो तो फर्स्ट लो सोच लो, डेल्टा यू निकालना है, क्यू पता है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी मुझे वर्क डन और निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिएक्शन जो हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? CaO सॉलिड प्लस CO2। लेकिन यहां पर अब प्रेशर कांस्टेंट है, इनिशियली वॉल्यूम कितने ml है? 34 ml। इसका वॉल्यूम कितना है? 16 ml, लेकिन इसका वॉल्यूम पता है कितना है? 20,000 ml, यानी गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो यहां वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो -1 बार, बार को या तो कन्वर्ट कर लो 10⁵ या बार लीटर में ही निकाल लेते हैं पहले। तो ये 1 बार, ये ml में है, तो 20,000 प्लस 20,000 प्लस 16, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन 1000। लेकिन अब आप कह सकते हो यार 20,000 के रेस्पेक्ट में ये 16 और 34 तो बहुत कम है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट। इन्हें कर दिया नेग्लेक्ट, यानी सॉलिड और लिक्विड कोई भी है तो उसके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वर्क डन कितना हो गया? -20 किलो जूल। वर्क डन हो गया -20 किलो जूल, तो ये है 180 किलो जूल, ये 20 किलो जूल, तो फाइनल आंसर आ गया 160 किलो जूल।
और बोलिए। अच्छा, यहाँ कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? सॉरी, रुको रुको, ये बार इंटू लीटर, एक सेकेंड। हाँ मैंने, ये तो अभी बार इंटू लीटर आएगा ना, कितना आएगा? -20 बार लीटर। जूल में कन्वर्ट करूंगा -2000 जूल, तो किलो जूल में करूंगा तो -2 किलो जूल। सॉरी, किलो जूल में नहीं आएगा, गलत लिख दिया मैंने। बार इंटू लीटर में आएगा तो 2 किलो जूल। तो आंसर 178। अब ठीक है। सेवनटीन क्लास में ही कर चुका हूं मैं। 18 में डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। प्रेशर फिक्स है, P1 P2 के बराबर है। डेंसिटी से क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 18 में डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1। प्रेशर कांस्टेंट है 500 किलो बार, यानी 10⁻³ बार। V2 माइनस V1। अब V1 V2 की वैल्यू क्या होगी? तो कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्रेफाइट टू डायमंड, ग्रेफाइट टू डायमंड। तो ग्रेफाइट का 1 मोल, ये सारा डाटा किसके लिए दे रखा है? 1 मोल के लिए दे रखा है। तो फॉर 1 मोल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। 12 डिवाइडेड बाय इसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट 2, तो ये 6 ml। इसका भी 12 ग्राम ही होगा, इसकी डेंसिटी 3, तो ये कितना हो गया? 4 ml। ये हो गया V2, ये हो गया V1। लेकिन ध्यान रखना ये ml में है, ये बार में है। अब आप किस में पुट करोगे वो देखने वाली बात है। लीटर में पुट कर दो तो 6 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ बार इंटू लीटर में आ जाएगा, उसको जूल में कन्वर्ट कर लेना। देखो, बहुत ढंग से कैलकुलेशन, क्वेश्चन में फॉर्मूला, पहले तो क्वेश्चन को रीड करो, फॉर्मूला सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, यूनिट सही होनी चाहिए, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी बातें धीरे धीरे करोगे सब हो जाएगा। एक नहीं, लाइन से उसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट पर लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। गलतियां कर रहे हो, एक क्वेश्चन में जो गलती करी उसे रिपीट मत करो, इन्हीं क्वेश्चंस को वापस से करो। जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने बताए उनको फिर से करो, अच्छी तरह से करो। राइट? निखिल, क्वेश्चन को करो, ज्यादा ऐसे वर्ड मत ढूंढो, बॉम्ब कैलोरीमीटर या उससे कि जिससे तुम्हें हीट से मतलब है। क्वेश्चन करने के लिए देखो, ना करने के कारण मत ढूंढो कि किसी क्वेश्चन में कोई नया वर्ड आ गया, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा लिख दूंगा किसी क्वेश्चन के अंदर कि देर इज ए केमिकल रिएक्शन इन द कंट्री कजाकिस्तान, तो अब कजाकिस्तान की में रिएक्शन हो रही, तो सर उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? या चाइना में कोई रिएक्शन हो रही तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। भावादीप, देखो इस चीज को, अगर साइन में गड़बड़ हो रही है तो चेक करो। शीट की थ्योरी बेटा कभी भी नहीं रीड करनी है, क्लास में जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूं उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस करो।
बिल्कुल, जिन्होंने आज से ज्वाइन किया है वो फर्स्ट लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स से देखना स्टार्ट करे, जल्दी जल्दी से फर्स्ट लेक्चर देखे और इन्हीं क्वेश्चंस को वापस से करो। दीपू, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्ड लिखने से। वैसे तो पता होना चाहिए तुम्हें बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, लेकिन उसके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इन्हीं क्वेश्चंस को वापस से करो, एक बार फिर से करो, पहली बार पे मत जाओ, दूसरी बार करो। अब देखो कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। प्रैक्टिस करो, आदत डालो। चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। जब क्वेश्चन गलत होता है तब समझ में आता है यार अच्छा इसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी थी। तो जैसे पहली बार में क्या होता है, साइन कन्वेंशन पर ध्यान नहीं देते, यूनिट्स की गड़बड़ होने लगती है। जब इतने क्वेश्चंस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी यूनिट में पुट करना है। जैसे यहां पर मैंने ml, लीटर, जूल, ये बहुत सारी टर्म्स है, तो यूनिट्स का कन्वर्जन आपको समझ में आएगा। कहाँ कैलोरी यूज करना है, कहाँ जूल यूज करना है, कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करना है, किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करना है, बार इंटू लीटर को जूल में कैसे कन्वर्ट करना है, वर्क डन का साइन प्लस लेना है या वर्क डन का साइन माइनस लेना है। हाँ बेटा, दीपक बेटा, मैंने किसी के कोई डाउट नहीं बताए, समझ में आ रहा है। हाँ, मैं किसी के डाउट थोड़ी बता रहा हूं, मैं तो यहां पर पता नहीं कुछ और ही कर रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको डेल्टा एच और डेल्टा यू के बारे में बहुत सारा बताया था। डेल्टा एच से डेल्टा यू कैसे निकालना है, डेल्टा यू से डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, इस पर डिस्कशन किया। अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H फॉर वेरियस प्रोसेस। अब वर्ड ही प्रोसेस आ गया, इसका मतलब अभी हम केमिकल रिएक्शन या इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ना तो हम केमिकल रिएक्शन की ना फेस चेंज की। पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें Q, W, डेल्टा U, डेल्टा H के फॉर्मूले डिस्कस करने। अच्छा, अब ये सारा जो डिस्कशन यहां पर हो रहा है वो आइडियल गैस के लिए हो रहा है। अगर कहीं कोई और सब्सटेंस है, नॉन आइडियल है या सॉलिड है या लिक्विड है, तो मैं अलग से बताऊंगा। अदरवाइज जो हमारा सारा डिस्कशन हो रहा है, ध्यान रखना वो किसके लिए हो रहा है, फॉर आइडियल गैस, है ना। फॉर्मूले ज्यादा था। हाँ, वैसे चाहे आइडियल हो, चाहे नॉन आइडियल हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, आइसोथर्मल का मतलब तो dt जीरो। एक आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब dt जीरो, यानी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट। ये तो सबके लिए ही होगा। और अब एक आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर यानी इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा यू विल बी जीरो। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। एक आइसोथर्मल प्रोसेस में आप कह सकते हो डेल्टा यू जीरो है, Q जो है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर है। मतलब सिस्टम पर आप जितना वर्क करोगे, सिस्टम पर वर्क डन पॉजिटिव है तो Q नेगेटिव होगा, यानी W पॉजिटिव तो Q नेगेटिव, और अगर Q पॉजिटिव है तो वर्क डन नेगेटिव। इसको ऐसे समझ लो, एक आइसोथर्मल प्रोसेस अपनी आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं करने देता है। आप अगर उसे हीट दोगे तो वो उतनी एनर्जी को वर्क की फॉर्म में किसी और को दे देगा, आप उस पर वर्क करोगे तो वो उतनी एनर्जी को हीट की फॉर्म में किसी और को दे देगा। यानी हीट आएगी तो वर्क करेगा, वर्क होगा तो हीट किसी को दे देगा। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि वर्क डन कितना होगा, हीट ट्रांसफर कितनी होगी, ये हमें यहां पर बताना है। तो क्या यहां पर ऐसा कह दूं कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q इक्वल्स टू जीरो एनसीवी डेल्टा टी से। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q इक्वल्स टू NC डेल्टा टी या C ये नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये टर्म ही हमने तब डिफाइन की थी जब हम हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर में चेंज हो रहा है।
हीट देने पर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो Q इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहां टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हो रहा। हीट तो दे रहे हैं बट टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या करें, यहां पर वर्क डन निकालेंगे और उस वर्क डन से Q पता चलेगा। ये लिख लेना, काट देना, यहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगने वाला, राइट। तो अब यहां पर वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, क्योंकि वर्क डन पाथ फंक्शन होता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि प्रोसेस आप रिवर्सिबली कर रहे हो या इरिवर्सिबली कर रहे हो। तो पहले हम वर्क डन निकाल रहे हैं रिवर्सिबल के लिए। एक रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने कैसे बताया था, एक कंटेनर है, इमेजिन करो उस पर सैंड रखी हुई है, सैंड रखी हुई है, अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर है, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस जो एक्सटर्नल और इंटरनल पैरामीटर्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है। याद करो, ये कहीं लिखा था, ड्राइविंग फोर्स बहुत कम होता है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, इंटरनल प्रेशर के बराबर। ये डीपी जो है वो टेंड्स टू 0 है, तो यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर की जगह आप पी भी लिख सकते हो। पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल से रिप्लेस किया जा सकता है। अगर किसी को लग रहा है तो यहां पर ये पुट करने पर एडिशन हो रहा है, ये डीपी टेंड्स टू 0 है, इसको बोलते जरूर है लेकिन जब यहां पुट करूंगा तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया। माइनस पी डीवी, इनफैक्ट आपने फिजिक्स में जब भी वर्क डन डिस्कस किया है, फिजिक्स में आप हमेशा वर्क डन का फॉर्मूला पीडीवी ही बोलते हो, क्योंकि फिजिक्स में हमेशा आप रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हो और एक रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा ही एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होता है, इंटरनल प्रेशर के बराबर। इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो गई, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए माइनस पीडीवी, वर्क डन माइनस पीडीवी। आइडियल गैस है तो पीडीवी प्रेशर को क्या लिख सकता हूं, माइनस एनआरटी बाई वी, माइनस एनआरटी कॉमन आ गया, डीवी अपॉन वी माइनस एनआरटी इंटीग्रेट कर दिया तो एलन V2 अपॉन V1। वर्क डन इक्वल्स टू माइनस एनआरटी एलन V2 अपॉन V1। इसी को कन्वर्ट करके और कैसे लिख सकते हो, एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू nRT। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ऐसे लिख सकते हैं, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हो, उसकी जगह P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हो, या और भी यहां पर माइनस एनआरटी की जगह भी P1 V1 ln P1 अपॉन P2। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि किसके डेटा दे रखे हैं। आप चाहो जो फॉर्मूला यहां यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है हमें कौन से वैल्यूज दे रखी है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना ये बेस ई है, मोस्टली कैलकुलेशन करते वक्त बेस ई को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेस 10 में। तो यहां पर ln x इक्वल्स टू 2.303 log x, ये ध्यान रखना, बहुत जगह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना है, राइट, 2.303 log x। मोहित मत करो इधर उधर की बातें। फॉर्मूले आइसोथर्मल, लेकिन ये कब है, जब आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए ये नहीं लगेंगे। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस ये फॉर्मूला, क्वेश्चन आता है सर इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा, तो सेकंड पार्ट आता है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ढंग से देखना इरिवर्सिबल को, क्या बताया था मैंने, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इमेजिन करो एक कंटेनर है जिसमें इस तरह के ब्लॉक्स रखे हुए हैं, 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं राइट नाउ, और कोई एयर यहां पर नहीं है, तो जो भी प्रेशर लग रहा है इन्हीं ब्लॉक्स के कारण लग रहा है। इसके कारण 5 एटमॉस्फेयर,
इसके कारण 3 एटमॉस्फेयर और ऊपर वाले के कारण 2 एटमॉस्फेयर। टोटल कितना प्रेशर लग रहा है? 10 एटमॉस्फेयर। पिस्टन मासलेस है तो अंदर का प्रेशर भी इनिशियली कह सकते हो कितना होगा? 10 एटमॉस्फेयर ही होगा, अंदर और बाहर का प्रेशर। अभी पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, लेकिन तो यहां पर मैं ले लेता हूं वॉल्यूम, अभी इसका कितना है? V1। अब जैसे ही हमने एक ब्लॉक को हटाया, ये ऊपर वाला ब्लॉक हटाया, पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, कब तक जाएगा? जब तक अंदर का प्रेशर वापस बाहर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। इसका 5, इसका 3, तो वापस अंदर का प्रेशर भी कितना होना चाहिए? 8 एटमॉस्फेयर। तब तक पिस्टन मूव करता रहेगा, क्योंकि बाहर के प्रेशर के बराबर प्रेशर होना चाहिए। इनिशियली अंदर का प्रेशर 10 था, जैसे ही एक ब्लॉक हटा, बाहर का प्रेशर रह गया 8, अंदर का 10। पिस्टन ऊपर जाएगा, कब तक? जब तक अंदर का भी 8 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मान लो वॉल्यूम V1 से बढ़ के कितना हो गया? V2। V1 से बढ़ के V2। लेकिन अब सोचना यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। जब बाहर का प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर था, कोई मूवमेंट नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था। जैसे ही आपने ये ब्लॉक हटाया, बाहर का प्रेशर रह गया 8 एटमॉस्फेयर। अब पी एक्सटर्नल 8 एटमॉस्फेयर है। जैसे ही ब्लॉक हटा, बाहर का प्रेशर हो गया 8 एटमॉस्फेयर। अब पिस्टन मूव कर रहा है, यानी जब पिस्टन मूव कर रहा है, बाहर का प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट है। यानी जब पिस्टन मूव कर रहा है, वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है, तो ये बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट। यानी ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, V1 से V2 इंटू डीवी। इसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा दो, V2 माइनस V1, यानी वर्क डन कितना आ जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। और हमें पता है पिस्टन जब मूव करेगा तो ये पी एक्सटर्नल कांस्टेंट रहेगा। पिस्टन मूव कर रहा है तब पी एक्सटर्नल कितना है? कांस्टेंट। राइट नाउ इसकी वैल्यू 8 एटमॉस्फेयर है। बहुतों को ये लगता है सर बाहर का प्रेशर तो चेंज हो रहा है, पहले 10 था फिर 8 हो गया, तो कांस्टेंट कैसे? भाई 10 था तब कुछ नहीं हो रहा था, जब पिस्टन मूव कर रहा है तब सोचो। जब पिस्टन मूव कर रहा है तब बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है। जब पिस्टन मूव कर रहा है तब बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है। यानी जब वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है, ये P एक्सटर्नल कांस्टेंट, इसीलिए ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। यहां पर ये P कांस्टेंट नहीं है, यहां पर P एक्सटर्नल कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। एक सेंट पार्टिकल हटाया, फिर दूसरा हटाया, फिर तीसरा हटाया, वॉल्यूम थोड़ा 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 चेंज हो रहा है। तो यहां पर ये जो P था, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है। लेकिन यहां पर ये P एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं, जब पिस्टन मूव कर रहा है एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, इंटरनल नहीं बोला, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। स्टेप 1 से स्टेप 2 अगर यहां पर आप पूछो वर्क डन कितना होगा, तो आंसर -8 एटमॉस्फेयर, V2 माइनस V1। हाँ, अब आप कहते हो कि सर एक स्टेप और कर दें, थोड़ा सा इसको इधर हटा देते। वर्क डन इक्वल्स टू माइनस साइन। एक चेंज और कर देते हैं, यहां से ये वाला ब्लॉक भी हटा दिया, तो अब केवल कितना रह गया? 5 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम हो गया V3। तो यहां से यहां फिर से पिस्टन मूव कर रहा है, लेकिन इस बार जब पिस्टन मूव कर रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, कितना? 5 एटमॉस्फेयर, V3 माइनस V2। ये एक ब्लॉक हटाने पर वर्क डन, ये दूसरा ब्लॉक हटाने पर वर्क डन। अगर कोई कहे कि टोटल वर्क डन कितना होगा, पहले एक ब्लॉक हटाया, फिर जब पिस्टन रुक गया तो दूसरा ब्लॉक हटाया, टोटल वर्क डन निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दो। यानी आइसोथर्मल में वर्क डन के दो फॉर्मूले, इरिवर्सिबल है तो ये, रिवर्सिबल है तो ये। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट वर्क डन फॉर 1 mole ideal gas undergoing isothermal expansion
from 10 atmosphere to 1 atmosphere at 300 Kelvin. If the process is carried out, A part reversibly, B part irreversibly, third part free expansion. एक काम और करना, आंसर अभी जब निकालोगे तो आर की वैल्यू पुट मत करना, इन टर्म्स ऑफ आर ही आंसर निकालना है। और थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2.303 को मैंने दे दिया 2.3। तो अभी कन्वर्जन करते वक्त एक तो बेस ई से बेस 10 में 2.3 और आंसर आपको आर की टर्म्स में ही निकालने हैं। आंसर आर की टर्म्स में ही निकालना है। तनय बेटा, ये किसने कह दिया कि टेम्परेचर हीट देने पर टेम्परेचर में चेंज होता ही होता है? ये गलत नॉलेज है। टेम्परेचर चेंज हो या ना हो, हीट ट्रांसफर हो सकता है। बहुत बढ़िया, प्रवीण का आंसर आ गया, अभिषेक का आंसर आ गया। विथ साइन आंसर दीजिए, विथ साइन। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया, सही। सेकंड पार्ट का आंसर 270 आ रहेगा, 270 आ रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बढ़िया जी, बढ़िया। फर्स्ट पार्ट, W इक्वल्स टू -2
2.3 एन, चलो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, एन आर टी एल एन पी, सॉरी एन आर टी लॉग P1 अपॉन P2। 2.3, एन की वैल्यू 1, आर की टर्म्स में आंसर चाहिए, टेम्परेचर 300, लॉग P1 है 10, P2 है 1, ये P1 और ये P2। एक्सपांशन हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव में ही आना चाहिए, log 10 की वैल्यू 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू तो हो गई 1, तो -690 आर। अगर जूल में आंसर चाहिए तो आर की वैल्यू 8.314, कैलोरी में आंसर चाहिए तो आर की वैल्यू 2 पुट करके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट उसका आंसर क्या होगा? वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल। अब यहां पर एक पॉइंट में बता दूं, पिस्टन मूव कर रहा है, अगर गैस का प्रेशर 10 से 1 एटमॉस्फेयर हो गया, ये सिस्टम के अंदर का प्रेशर है, क्वेश्चन आता है पी एक्सटर्नल कितना है। तो सोचो थोड़ा सा, पिस्टन कब तक मूव करेगा, जब तक उसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। तो सिस्टम का जो फाइनल प्रेशर है वही क्या होगा? पी एक्सटर्नल। वही क्या हो जाएगा? पी एक्सटर्नल। जैसे यहां पर देखो आप, इनिशियली अंदर का प्रेशर 10 था, बाहर का प्रेशर 8 कर दिया तो सिस्टम का फाइनल प्रेशर भी 8 हो गया। बाहर का प्रेशर 5 कर दिया तो सिस्टम का फाइनल प्रेशर भी 5 हो गया। तो जो सिस्टम का फाइनल प्रेशर है वही पी एक्सटर्नल होगा। तो यहां पर फॉर्मूला पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब V1 V2 तो नहीं दे रखे हैं, तो क्या करें यहां पर? एन आर टी अपॉन P2 माइनस एन आर टी अपॉन P1। यहां पर वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, तो माइनस पी एक्सटर्नल 1, एनआरटी कॉमन, सिस्टम का फाइनल प्रेशर भी 1, यानी ये जो P2 है वही पी एक्सटर्नल है। 1/10, एन की वैल्यू 1, आर इंटू 300। सॉल्व कर दो इसको, ये आ जाएगा -270 आर। थर्ड पार्ट क्या होगा? फ्री एक्सपांशन। पहले तो सोचो ये होगा कैसे। फ्री एक्सपांशन मतलब कंटेनर है, इनिशियली अंदर का प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर, बाहर का प्रेशर है 0, और यूं सोचो यहां स्टॉपर्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? स्टॉपर्स। यहां पर भी स्टॉपर लगे हुए हैं। अब हमने क्या किया, ये दोनों स्टॉपर्स हटा दिए तो पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। जब पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा तो पी एक्सटर्नल तो 0 है, यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अंदर का प्रेशर कम होगा। प्रेशर 10 से 1 हो गया, लेकिन पी एक्सटर्नल 0 है, तो 0 V2 माइनस V1, यानी वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0। ये समझ में आना चाहिए कि फ्री एक्सपांशन कैसे हो रहा है। हाँ, ये स्टॉपर्स लगाने पड़ेंगे, ये नहीं कि पिस्टन मूव करते ही जा रहा है। अगर स्टॉपर्स नहीं लगे हुए हैं तो फाइनली अंदर का प्रेशर भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो वो तो पॉसिबल खैर है नहीं, तो यहां पर स्टॉपर्स लगे होने चाहिए। स्टॉपर्स लगे हुए हैं तो पिस्टन यहां आके रुक जाएगा, एक्सपांशन हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, अंदर का प्रेशर कम हुआ, लेकिन वर्क डन फिर भी 0 आएगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट।
बेटा सेकंड केस में इतना तो समझाया मैंने कि सिस्टम का जो फाइनल प्रेशर होगा वही पी एक्सटर्नल होगा। पिस्टन कब तक मूव करेगा? जब तक अंदर का प्रेशर पी एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाए, यानी सिस्टम का फाइनल प्रेशर जो है वही पी एक्सटर्नल होगा। बिल्कुल ऋषि, ये एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। रिवर्सिबली, इरिवर्सिबली, फ्री एक्सपांशन। बेटा फ्री एक्सपांशन मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये वर्ड पहले ही बताया है। फ्री एक्सपांशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो। फ्री एक्सपांशन मतलब पी एक्सटर्नल जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। बाहर कुछ है ही नहीं, पिस्टन जा रहा है, मूव कर रहा है। अगर बाहर कुछ है ही नहीं तो सिस्टम किस पे वर्क करे? बाहर तो कोई गैस ही नहीं है, पिस्टन किसी को पुश कर ही नहीं रहा है, बस वो मूव किए जा रहा है, लेकिन वर्क डन तो जीरो होगा ना, कि क्योंकि वो किसी को पुश कर ही नहीं रहा है, किसी को एनर्जी दे ही नहीं रहा है। फ्री एक्सपांशन बोलते हैं किसको बेटा? पहले भी बता चुका हूं मैं। फ्री एक्सपांशन मतलब बाहर कोई एयर नहीं है, पी एक्सटर्नल जीरो है। हाँ, पिस्टन अपने आप नहीं रुकेगा, स्टॉपर से उसे रोकना पड़ेगा। चलो इसी का एक और क्वेश्चन कर देते हैं। अच्छा ध्यान रखना यहां पर, ये वर्क डन निकाला, अगर मैं कहता हूं क्यू, क्यू की वैल्यू निकालो तो क्या आंसर आएगा? क्यू इक्वल्स टू, अगर पूछा जाए क्यू की वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट पार्ट में वर्क, सब में वर्क डन का साइन चेंज कर दो, तो Q इक्वल्स टू 690 R। सेकेंड पार्ट में Q इक्वल्स टू 270 R। और थर्ड पार्ट में Q इक्वल्स टू 0। और फर्स्ट पार्ट हो या सेकेंड पार्ट हो या थर्ड पार्ट हो, डेल्टा यू तो सब में जीरो होगा, डेल्टा एच भी सबका जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही टेम्परेचर में के फंक्शन है। तो डेल्टा यू भी जीरो, डेल्टा एच भी जीरो, कोई सा भी पार्ट हो, फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड पार्ट हो, थर्ड पार्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट वर्क डन फॉर 1 मोल आइडियल गैस undergoing compression from 1 atmosphere to 10 atmosphere at 300 Kelvin. A part reversibly, B part irreversibly. हाँ द्वितीय फ्री एक्सपांशन के केस में हमेशा ही वर्क डन जीरो होगा। फ्री एक्सपांशन के केस में हमेशा ही वर्क डन जीरो होगा, हाइपोथेटिकल नहीं है बेटा। फ्री, अच्छा ये बताओ, फ्री एक्सपांशन को रिवर्सिबल की कैटेगरी में पुट करें या फ्री एक्सपांशन को इरिवर्सिबल की कैटेगरी में पुट करें? क्या लगता है, फ्री एक्सपांशन इज रिवर्सिबल और फ्री एक्सपांशन इज इरिवर्सिबल? यस, फ्री एक्सपांशन इरिवर्सिबल है, क्योंकि अंदर तो कुछ प्रेशर है, बाहर का प्रेशर जीरो। अंदर और बाहर के प्रेशर में अगर डिफरेंस है तो वो इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल में अंदर और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल होता है, इसीलिए फ्री एक्सपांशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। प्रैक्टिकली हो सकता है फ्री एक्सपांशन, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये अलग बात है कि परफेक्टली वैक्यूम क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही सही आंसर आ भी चुके हैं, बिल्कुल सही। अभिषेक का आंसर आ चुका है, हर्षित का आंसर आ चुका है। कंप्रेशन हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव नहीं होंगे, कंप्रेशन हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव होंगे।
तो वर्क डन इक्वल्स टू रिवर्सिबल में तो फिर से वही फॉर्मूला, एरिया बिट फ्री। देखो यहां पर कह सकते हो फ्री एक्सपांशन ही, एक्सपांशन फ्री हो सकता है, कंप्रेशन कभी फ्री नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पर दो ही पार्ट है, रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। फ्री एक्सपांशन की तरफ फ्री कंप्रेशन नहीं होता, कंप्रेस करना है तो पावर तो लगानी ही पड़ेगी, इसीलिए दो ही पार्ट है। -2.3 1 मोल आर, टेम्परेचर 300 लॉग P1 अपॉन P2, तो P1 अपॉन P2, यानी इस बार ये आंसर 690 आ रहा है। अब पता है क्या होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में -690 आर था, तो यहाँ +690 आर आया। तो बहुतों को क्या लगता है यार वहां पर साइन में चेंज हुआ, तो इरिवर्सिबल में भी केवल साइन में चेंज कर दो। इरिवर्सिबल में साइन के अलावा और भी चेंजेस हो रहे हैं, -P एक्सटर्नल। अब यहां पर इरिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल क्या होगा, P एक्सटर्नल कितना होगा इस बार, यहां P एक्सटर्नल जो फाइनल प्रेशर है, यानी कितना 10। इसको रटना मत, लॉजिक को समझना। पिस्टन नीचे आ रहा है, कब तक नीचे आएगा, जब तक बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता है, या यूं कह दो कब पिस्टन रुकेगा, जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता है, यानी सिस्टम का जो फाइनल प्रेशर होगा वही P एक्सटर्नल होगा। P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P2 1/10 -1/1 R इंटू टी। पहले ये वाली टर्म जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रही थी, अब ये वाली टर्म 10 से मल्टीप्लाई हो रही है। सॉल्व करोगे तो ये 2700 आर आएगा, 2700 आर आएगा। देना एक बार वो आईपैड। हाँ। अच्छा एक छोटी सी चीज और बता दूं, कभी भी अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जैसे यहां तो मैंने लिख दिया कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, अदरवाइज कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, अंदर का प्रेशर तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, अंदर का प्रेशर तो चेंज होगा ही होगा। रिवर्सिबल की कंडीशन ये होती है कि जैसे जैसे अंदर का चेंज होगा बाहर का भी वैसे ही चेंज होना चाहिए, तो बाहर का प्रेशर भी कंटिन्यूसली चेंज होना चाहिए, तो प्रोसेस रिवर्सिबल है। बट अगर बाहर का प्रोसेस प्रेशर कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यानी लैंग्वेज ऐसे लिखी हुई है कि एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल एक्सपांशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, लिख लेता हूं लाइन, एक्सपांशन और कंप्रेशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आ गया तो इसका मतलब प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ये लाइन लिख के बॉक्स में डाल लेना, क्योंकि बाहर का प्रेशर अगर कांस्टेंट है मतलब वो हमेशा अंदर के प्रेशर के बराबर नहीं है, दैट मींस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था, एक तो उसे अच्छी तरह से कर लेना, वापस से कर लेना। उसके अलावा मैं थोड़ा होमवर्क और दे रहा हूं आप लोगों को। ज्यादा तो खैर नहीं है। O1 में 24 से लेके अभी 28 तक ही देता हूं। नाइनटीन से लेके
बाकी जो लास्ट क्लास में दिया था वो तो है ही है, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा ये मेनली क्वेश्चन कुछ आइसोथर्मल पर है, कुछ डेल्टा एच और डेल्टा यू वाले क्वेश्चन है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।